इसका आंसर नोट कीजिएगा। इसमें लिखें द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन produced by the gravitational force of Earth the acceleration produced by the gravitational force of Earth does not depend on the mass of the object. Does not depend on the mass of the object. Does not depend on the mass of the object. So the acceleration produced in a 3 kilogram mass at the same place will also be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। एक मिनट वेट करिए बस। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद में अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं पर बिल्डिंग की छत पर कहीं पर खड़े हुए हैं और हमने वहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लिया और ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे छोड़ दिया, तो हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने उसको ऐसे पकड़ रखा था और हमने बस उसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अगर ग्रेविटी ना होती तो वो वहीं हवा में अटका रहता। समझ रहे हैं भाई? ये बुक है, इस बुक को मैंने पकड़ रखा है और ये टेबल के ऊपर रखी हुई है और टेबल के ऊपर रखी हुई बुक को ही मैंने पकड़ रखा है, मैंने पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया तो वो टेबल पर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए तो इसको किस चीज़ की सपोर्ट मिल रही है, इसको टेबल की सपोर्ट मिल रही है, इस वजह से नीचे नहीं गिरी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको ऐसे छोड़ दिया तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो हवा में लटक जाएगा। लेकिन ग्रेविटी है और कहाँ है? ग्रेविटी नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की डायरेक्शन की तरफ उसको खींचती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी नीचे की तरफ और ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा नीचे की तरफ रहता ही है। तो इस केस में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लोगे। समझ गए? क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है ना, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी नीचे की तरफ है और ग्रेविटेशन भी नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा काम करा, अब हमने बॉल को लिया और बॉल को उछाल दिया ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। अब आपको जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अब भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है लेकिन आपने बॉल को ऊपर फेंका है। तो इस केस में अपवर्ड मोशन में आपको जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और डाउनवर्ड मोशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ये दो फंडे आपको सीधा सीधा याद रखने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। यानी क्या लिखिएगा? इक्वेशंस equations of motion for freely falling bodies।
इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिखिएगा जनरल इक्वेशंस, इधर लिखिएगा जनरल इक्वेशंस और इधर लिखना फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जनरल इक्वेशंस, और इधर लिखिएगा फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन हम देख चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की अगर बात करी जाए तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इस केस में, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिएगा, ये जो s है डिस्प्लेसमेंट, इसको जनरली हम हाइट बोल देते हैं। वैसे आप s भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इसको h बोल देते हैं, हाइट। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब थर्ड देखिएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि अब इसको हाइट क्यों बोल रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे एक हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया, वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो हम ये कहेंगे कि अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट विल बी हाइट, उसको हाइट बोल देंगे। तो इसलिए एस की जगह मैंने एच ले लिया, हाइट ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए नहीं होगा, जो ये ऊपर जाने उसके लिए बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि अपवर्ड मोशन के लिए जी को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है और डाउनवर्ड मोशन के लिए जी को पॉजिटिव लेना है, बस। मतलब इसमें लिखने से कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बस यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर नोट कर लीजिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन नोट करके लिखना, for downward motion g is positive, और for upward motion g is negative। डाउनवर्ड मोशन के लिए g क्या है, पॉजिटिव है, और अपवर्ड मोशन के लिए g क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नोट करें, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, to estimate the height of a bridge, to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped। To estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge। A stone is dropped freely in the river from the bridge, from the bridge, full stop। The stone takes 2 seconds to touch the water surface। तो इसमें ग्रेविटी को 10 मान ले। हाँ, अच्छा इसमें हाँ, पहले क्वेश्चन पूरा दे दो। नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्रेविटी को 9.8 ही लेना है। ठीक है। फ्रॉम द ब्रिज द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस।
A stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Full stop. Calculate the height of the bridge from the water level. 1.96 meter. Calculate the height of the bridge from the water level. नहीं 19.6 meter. ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि अगर G की वैल्यू आपको दे रखी है ना 10, तभी 10 लेनी है, नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर G की वैल्यू 9.8 ना दे रखी होती मैं तब भी 9.8 ही लेता। G की वैल्यू मुझे 10 सिर्फ तब लेनी है जब दे रखा हो क्वेश्चन में, नहीं तो मुझे 9.8 ही लेनी है G की वैल्यू। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए कि हमारे पास कोई एक नीचे ना नदी बह रही है और उस नदी के ऊपर उसके ऊपर से एक पुल जा रहा है, मतलब एक ब्रिज उसके ऊपर से गुजरता है। आप ये समझिएगा, इसमें सॉल्यूशन में देखिएगा, ये ऐसे नीचे से रिवर फ्लो हो रही है और इसके ऊपर से ऐसे कोई ब्रिज है। ठीक है, तो ऐसे कोई नदी फ्लो कर रही है यहाँ पे। अब आपको जो हाइट है ब्रिज की वो निकालनी है। तो ब्रिज की हाइट कितनी हो गई h, और कहाँ से निकालनी है जो वाटर का सरफेस है, जो रिवर का जो ऊपर का जो वाटर का सरफेस है वहाँ से आपको निकालना है। तो उन्होंने कहा कि उसकी हाइट निकालने के लिए हमने क्या करा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। तो एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ था, उसको ड्रॉप कर दिया। तो जब ड्रॉप करा तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, स्टोन भी नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे एक्ट करती है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन। तो जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, बता दीजिए, मैं इधर लिख रहा हूँ अलग से। ओके, u है 0 मीटर पर सेकेंड और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला था स्टोन टेक्स 2 सेकंड्स टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। तो वाटर सरफेस को स्ट्राइक करने में, टच करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो टाइम हो गया 2 सेकंड। अभी मेरे को ये हाइट निकालनी है, तो हाइट इज लाइक s। तो आप ये देखिए, ये h निकालना है मुझे, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h is equal to ut plus half gt square। h is equal to u कितना है 0, t कितना है 2, 0 into 2 प्लस हाफ g कितना है 9.8 और t स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है तो 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 into 2 कितना हो जाएगा 0 और 9.8 2 सा कितना हो गया 19.6। तो कितनी वैल्यू आ गई 19.6 मीटर। तो ब्रिज की हाइट 19.6 मीटर। डाउट था फिर, जैसे कि अगर हमने उल्टा कर दिया होता कि हमने ग्राउंड से ब्रिज तक फेंका होता, ब्रिज तक चला गया होता, हाँ, तो ग्रेविटेशनल तो नेगेटिव होती क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी। बिल्कुल। तो फिर हमारा नेगेटिव में रिजल्ट आता, बट एरिया में भी नेगेटिव हो नहीं सकता। एरिया किस चीज़ का एरिया? सर नहीं, मतलब हाइट, वो हाइट। अच्छा, नहीं नेगेटिव में क्यों आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। बट ग्रेविटेशनल तो नेगेटिव हो गई कोई ना। बात नहीं, हमको वो फंडा यूज करना है, हाइट हमारी पॉजिटिव ही आएगी, चिंता मत करो। ठीक है, मैथमेटिकली तो गलत हो। अरे मैथमेटिकली भी सही आएगा, मैथमेटिकली भी सही आएगा।
हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो नहीं होने वाली। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो उसमें v माइनस यू करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, जीरो में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो वो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करके हमारा हाइट पॉजिटिव ही आएगा। सुन लीजिए, आप में से किसी को भी कुछ भी इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रहे कि जो डाउनवर्ड मोशन है उसमें जी को पॉजिटिव लेना है। मैंने जी को प्लस का 9.8 लिया क्योंकि पत्थर जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसलिए जी को कहाँ गए यही हो। सर बता रहे थे कि अगर तो नीचे आया तो पॉजिटिव तो जी को पॉजिटिव लेना है, और अगर हमने किसी पत्थर को या बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो हमको जी को नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड देखते हैं। When a ball is thrown vertically upwards, comma, it goes through a distance of 19.6 meter, comma, it goes through a distance of, when a ball is thrown vertically upwards, it goes through a distance of 19.6 meter. Full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point. And the time taken by it to rise to the highest point. And the time taken by it to rise to the highest point. हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिएगा, when a ball is thrown vertically upwards, it goes through a distance of 19.6 मीटर। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19.6 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि u कितना है वो एक तो मुझे बताना है, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, एक जो टाइम उसको कितना लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, ये बताना है। मुझे ये पता है हाईएस्ट पॉइंट पर मेरा जो v है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसी बॉल को लिया और लेकर ऐसे ही ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वो बॉल क्या करेगी, वो धीरे 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 ऊपर तक जाएगी, टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो एक इंस्टेंट के लिए बिल्कुल रुक जाएगी, एक इंस्टेंट के लिए, और फिर नीचे आना शुरू करेगी। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि वो अपवर्ड मोशन है, बॉल को नीचे से हमने ऊपर फेंका, अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ लिखेंगे जी कितना हो गया, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए अपवर्ड मोशन।
अपवर्ड मोशन है ना, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है जी। अब आप ये देखिए एक एक करके हमको क्या निकालना है। देखिए हमारे पास एच है, वी है और जी है, यू और टी निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन पहले यूज करें? थर्ड इक्वेशन। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh। अब v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g कितना है? माइनस का 9.8 इंटू h कितना है? 19.6। ठीक है। अच्छा तो ये 0 का स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर, अच्छा 2 इंटू माइनस 9.8 कितना होता है? 19.6। 2 इंटू माइनस कितना हो गया? ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 19.6 और एक 19.6 पहले से ही था यहाँ पर। ठीक है। तो 0 बल्कि क्या करो, अब ये जो यू स्क्वायर है इसको इधर ले आओ, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19.6 का स्क्वायर। भाई माइनस साइन तो यहाँ पर है ही, 19.6 इंटू 19.6 क्या हो जाएगा? 19.6 का स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का, तो बाहर तो माइनस आ गया। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का होल स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर रूट ले लूँगा तो यू की वैल्यू क्या आएगी? बोलो क्या? अरे यू की वैल्यू बताओ ना। यू की तो 19.6 था ना। हाँ कुछ और बता रहे हो? टाइम बता रहे हो? जो नहीं तो अब कहेंगे कि स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया? यू, और 19.6 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 19.6। तो टाइम 2 आ रहा है। ठीक है। यू की वैल्यू तो आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद u की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास v है, g है, u है, फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा, है ना। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, यहाँ पर जी टी बोलेंगे, है ना। अच्छा v कितना है बेटा? 0 और u है 19.6 प्लस g कितना है? माइनस का 9.8 इंटू टी। ये प्लस माइनस माइनस 9.8 हो जाएगा, माइनस 9.8 टी, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6, 9.8 टू 19.6। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड्स। टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। राधिका, अनवी, सूर्यांश क्लियर है? ठीक है, ओके चलिए जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters। A cricket ball is dropped from a height of from a height of 20 meters. Full stop. A part, calculate the speed of the ball calculate the speed of the ball when it hits the
ground. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. A part. B part में पूछ रहे हैं calculate the time it takes to fall through this height. कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट. इस हाइट में हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर. ठीक है. अच्छा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g की वैल्यू अगर नहीं दे रखी होगी तो 9.8 लेंगे, नहीं तो 10 लेंगे. अगर दे रखी होगी ना तभी 10 लेंगे, नहीं तो 9.8 लेंगे. क्या बोल रहे हैं क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. तो क्रिकेट बॉल है उसको ना 20 मीटर ऊंचाई से नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. तो जब उसको नीचे ड्रॉप करा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई. ठीक है. तो 520 मीटर से शुरू. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी u ये तो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड. A cricket ball is dropped from a height of 20 मीटर. तो कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं 20 मीटर. तो हाइट कितना है 20 मीटर. कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. अब जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगी. जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसका मतलब g क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव लेना है. तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रैकेट में लिख देना डाउनवर्ड मोशन. ये डाउनवर्ड मोशन है, पॉजिटिव ही लेंगे. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो जब वो ग्राउंड को टकराएगी आकर तो उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं. कौन सी इक्वेशन लगा दो बता दो. सर थर्ड लगेगी इक्वेशन. समझ रहे हैं भाई. वी यू जी एच किसमें आता है, थर्ड इक्वेशन है ना. By third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh. So v square is equal to 0 का square plus 2 into 10 into 20. 0 का square तो 0 हो गया. 20 into 10 200. 200 2 जा 400. v square is equal to 400. अब लिखें स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स. तो v स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा v, और 400 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 20. तो ये इस वेलोसिटी के साथ, ये इस स्पीड के साथ में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी 20 मीटर पर सेकेंड. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर. ठीक है. चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं. बी पार्ट देखिएगा. बी पार्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट. ये बताइए कि उस बॉल को 2 सेकेंड्स किसी और ने करा कैलकुलेट. देखिए कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट. तो टाइम कितना लग रहा है वो आपको बताना है. तो आप ये देखिएगा कि अगर आपके पास अब तो v आ गया ना, v g और u. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा. भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. v कितना है 20, u कितना है 0 और g
जी कितना है 10 और v हो गया t। तो भाई 20 इज इक्वल टू 10t हो गया ना, 10t, और 10 1 10, 10 2 20, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ a ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. How high will it go before it begins to fall? How high will it go before it begins to fall? क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, g is equal सर वो to अपने 220 इक्वल्स 10t लिखा है, 10t। तो 20 इक्वल्स 10t होगा ना, तभी तो 10। नहीं 220 नहीं है बेटा, 20 है ना, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, उसको काटा है तो 2 आ गया। वो ऐसे 220 लग रहा था। 10 2 जा 20 बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि g को आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है। नहीं भी देते तो भी हमें 9.8 ही लेना होता है। चलिए जी, अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए, बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, है ना? तो h निकालना है। और वो गिरना कब शुरू करेगी? बॉल जब उसकी वेलोसिटी ऊपर जाकर 0 हो जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना। अपवर्ड मोशन, तो हाउ हाई, इसका मतलब अब बताना जरा कौन सी इक्वेशन लगा दो? सर थर्ड लगा दें। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो गया। अब v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h, ये हो गया। 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 इंटू माइनस 9.8 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19.6 h। माइनस का 19.6 h, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 19.6 h हो जाएगा, इज इक्वल टू 225। अब ये 19.6 h में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाओ तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? 225
ठीक है, ये पॉइंट गया तो ऊपर एक 0 आ गया, तो 196 से अब 2250 को डिवाइड करना है। डबल 250 को 196 से डिवाइड कर दो, तो 196 वन ज़ा 196, ठीक है। अगर टू ज़ा करेंगे तो वो ये इनिशियल 3 नंबर्स हैं 225, इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 196 वन ज़ा 196, तो 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और यहाँ पर क्या बचा 1, 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, ठीक है, तो ये 29 हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर लगा दिया 0, अगेन 196 लगभग 200 के आसपास है, अगर उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 290 चाहिए ना बस, तो 196 वन ज़ा, अगेन 196 कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 6 हो गया 4, और 94 हो गया। फिर आपने यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो वो 4 से करूँ, और अगर 5 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 4 से कर लीजिए, तो 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 3 कैरी 4 1 4 और 3 784, ठीक है। अच्छा, तो 11.4 बस, और ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट। हमने हाइट को ले लिया 11.4 मीटर। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, क्लियर है कि नहीं? 11.4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप मास। The mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. The mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. Quantity of matter or material contained in it. It is a scalar quantity. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे ना हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ की जो एसआई यूनिट है उसको हम मीटर बोल देते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट को हम मीटर बोल देते हैं। किलोमीटर तो नहीं होती ना लेंथ की एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मत सोचना कि मास की एसआई यूनिट ग्राम होगी, मास की एसआई यूनिट हमेशा किलोग्राम होती है। तो किलो वाली कोई भी चीज़, किलो वाली कोई भी यूनिट, वो किसी की भी एसआई यूनिट नहीं होती। एक एक्सेप्शन है मास, बस मास की जो एसआई यूनिट है वो ग्राम ना होकर किलोग्राम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, द मास ऑफ अ बॉडी मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी बॉडी का जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मास का मतलब क्या है
कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर या कितना मटेरियल इकट्ठा हो रखा है, तो उसको हम मास बोल देते हैं। अगर किसी बॉडी का मास ही जीरो हो गया तो इसका मतलब वो बॉडी के अंदर कोई मैटर या मटेरियल है ही नहीं। जब मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जब तक कुछ भी नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका मास जीरो हो। मास चाहे कुछ भी हो, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वेट। Weight. The weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. Towards the center of the earth. W is equal to m into g, where m is mass of the body and g is acceleration due to gravity. m क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो वेट की डायरेक्शन हमेशा ये होती है कि वेट कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी बॉडी को कोई जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तो डायरेक्शन है ना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब वेट की भी डायरेक्शन होगी। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी को वेट बोल देते हैं। किसी भी बॉडी को अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती ही है तो उस फोर्स को ही हम वेट बोल देते हैं। तो वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। कभी-कभी तो केजी बोलते हैं, जैसे 20 केजी वेट है। बताऊंगा इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन को ब्रैकेट में लिख दीजिए कैपिटल N। अगर कहीं पर भी ये लिखा रहता है ना कि कोई भी फोर्स अगर ऐसी लिखी हुई आपको दिखाई दे कि 20 kg वेट, अगर ये लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब भी न्यूटन ही होता है, मतलब 20 न्यूटन ही है वो। ठीक है, अगर वो बोल दिया ना कि वो वेट है तो समझ जाना कि 20 किलोग्राम उसका मास नहीं है, 20 न्यूटन उसका फोर्स है, उसका वेट है। ठीक, तो वेट की यूनिट कभी भी किलोग्राम नहीं होती, न्यूटन नहीं होती। ठीक है बेटा, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं।